Hello everyone, welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. As you know that हमने हमारे चैनल पे क्लास 9th एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में ये जो कोर्स है उसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया है जिसके कारण आपके फाउंडेशन कोर्स में भी आपको हेल्प मिल सके। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू यू कि अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इट मीन्स रिगार्डिंग किसके नोट्स के रिगार्डिंग, ओके क्योंकि अब आपको नोट्स मिलना बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसके लिए आपको बस छोटा सा काम करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ के साथ आप देखोगे कि आपके स्क्रीन पे भी लिंक क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। और मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ www.edugrown.in, इस पे आप जाके विजिट करेंगे तो क्लास 9th एंड 10th के किसी भी सब्जेक्ट्स के किसी भी चैप्टर के नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप याद कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि ये जो नोट्स हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, राइट। एंड आई होप कि आपने हमारा शेड्यूल चेक कर लिया होगा जिसके अंदर आपको पता ही है कि मैं आपको सोशल साइंस पढ़ा रही हूँ एंड MWF में मैं क्लास 9th को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ एंड TTS में क्लास 10th को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ। ओके, तो आपको पता है जैसे कि आज सैटरडे तो आज किसका टर्न है, आज क्लास 10th का टर्न है। एंड आपको ये भी पता है कि हमारा सोशल साइंस का कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है। ज्योग्राफी का ये हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, राइट। क्या बोलना चाहिए आपका, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। ओके, उसका ये लेक्चर नंबर आपका 3rd है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें देखेंगे रिगार्डिंग फ्लोरा फोना एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिप्लीशिंग इट एंड एजेट्रा। ठीक है, हम बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं। हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ में आपको प्रेस करना है हिट बटन पे, ओके, जिसके कारण क्या हो जाएगा आपका, आप कोई भी वीडियो मेरे साइड से मिस नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, आपके लिए यूजफुल थी, तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो को। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। नाउ एज यू नो दैट हम हमारा चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का क्लास 10th का, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये लेक्चर 3rd है जिसके अंदर मैं आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगी। ओके, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे जब हमारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं या डेवलप किए जाते हैं तो उसके कारण फ्लोरा एंड फोना को क्या हार्म पहुंचता है। ओके, फिर हम माइनिंग देखेंगे कि माइनिंग से क्या नुकसान होता है हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को। एंड देन मैं आपको बताऊंगी कलेक्शन ऑफ फ्यूल, वुड एंड ग्रेजिंग। ठीक है, हमें मतलब इन सब के बारे में ये पढ़ना है कि इनका क्या इफेक्ट पता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, हमारे फ्लोरा एंड फोना के ऊपर। ओके, हम 1 बाय 1 करके डिटेल में आज ये सारी चीजें देखने वाले हैं। और फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा द हिमालयन यू इन ट्रबल। ठीक है, हम इसके बाद आपका क्या देखेंगे, इफेक्ट्स देखेंगे ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, एज वेल एज मैंने आपको कुछ बोलना चाहिए एक तरह से आपको इफेक्ट्स बताए थे। ओके, तो अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का प्लेलिस्ट, आप चाहो तो वहां से वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ओके, तो हम हमारा आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक है फर्स्ट, वो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से आप हमें नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो क्या समझते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, राइट। हमारे जो इंडिया को डेवलप करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, हम यहाँ उसके बारे में बात करेंगे। ओके, बट हम यहाँ ये भी देखेंगे कि वो हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं ह्यूमंस बीइंग के लिए बना रहे हैं, इंडियन के सिटीजन्स के लिए बना रहे हैं, उनके हेल्प के लिए बना रहे हैं, बट डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, साथ के साथ में हमें बोलना चाहिए एक तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उस पर इफेक्ट हो रहा है या उसके लिए क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। ओके, सो आवर फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज large scale development project have also contribute significantly to the loss of
फॉरेस्ट, क्या बोला जा रहा है एक तरह से जो हम डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट करते हैं लार्ज स्केल पे, ठीक है, वो क्या कर रहा है एक तरह से, वो भी एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट पे। ओके जो हमारे फॉरेस्ट के लॉस हो रहा है, मतलब जो फॉरेस्ट हमारे हम लोग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, उसको कट कर रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन बोला जा रहा है आपका, एक रीजन बोला जा रहा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। गॉट इट, समझ में आया आपको। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। ओके अब इसके अंदर आपका एक एग्जांपल दिया गया है, वो बाद में दिया गया है, पहले हम ये वाली लाइन समझते हैं। सिंस 1951, ठीक है, हम 1951 के टाइम से बात कर रहे हैं, ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट हैज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट। ओके आप देख सकते हो यहाँ आप फैक्ट्स देख सकते हो, फिगर देख सकते हो कि जिसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना सारा हमने फॉरेस्ट अभी तक क्या किया है, मतलब हमने एक तरह से फॉरेस्ट को क्लियर किया है। गॉट इट। तो अगर हम बात करें सिर्फ 1951 से, तो आप देखोगे ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वॉज क्लियर, ठीक है, अभी तक इतने फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया, मतलब हमने उसको बर्बाद कर दिया है, खराब कर दिया गया है, किसके लिए, रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए। ओके नाउ यहाँ आपका एग्जाम्पल एक और दिया गया है, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यू विथ प्रोजेक्ट लाइक दी नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। ओके अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, इवन यहाँ ये बोला जा रहा है अभी तक जो हम क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट करते आ रहे हैं वो अभी तक हमारा चल रहा है, राइट। ऐसा नहीं है कि हमने अब बंद कर दिया उसे, ना, हम अभी तक उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश एक आपका स्टेट है, उसके अंदर नर्मदा सागर प्रोजेक्ट आपका क्या हो रहा है, चल रहा है, राइट। तो वो भी कैसे किया गया है आपको, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्लियर करके, इवन ये बोला जा रहा है फॉरेस्ट का आपका 40,000 हेक्टर्स जो आपकी फॉरेस्ट उसको क्या कर दिया गया है, हमने पूरा उसको बहा दिया है, या फिर हम बोल सकते हैं हमने उसको क्लियर कर दिया है, एंड देन वहां हम क्या बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। ओके इसके रिगार्डिंग आपने सुना भी होगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला था एंड ऑल लाइक, ठीक है। तो समझ में आया डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट हमारा कैसे बोलना चाहिए, एक तरह से हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, ठीक है, या वो कैसे इफेक्ट कर रहा है, राइट, गॉट इट। नाउ अब जो हमारा सेकंड है वो क्या है, हमारा माइनिंग है। ओके जैसे कि हमने देखा, हमने हमारा कोई प्रोजेक्ट बनाया तो हमने पूरे एरिया को, पूरे फॉरेस्ट को क्लियर किया। अब क्लियर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ना, वहां से फ्लोरा फोना सब चले जाएंगे, क्योंकि फ्लोरा फोना कैसे जाएंगे कि अगर आपका वहां के ट्री काटे जा रही हैं, ठीक है, वहां के पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो आपका फ्लोरा गया, ठीक है। और जब वहां आपका बोलना चाहिए एक तरह से पेड़ नहीं है, ट्री नहीं है, तो जानवर वहां क्यों रुकेंगे, वो कहाँ छुपेंगे, तो वहां से फोना भी क्या हो गया, चला गया, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कि माइनिंग हमारे बोलना चाहिए फ्लोरा फोना एज वेल एज हमारे इन्वायरमेंट पे कैसे इफेक्ट डालता है। ओके सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज माइनिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। आप बोल सकते हैं एक तरह से ये जो हम पढ़ रहे हैं ना माइनिंग एंड इसके पहले हमने पढ़ा था डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये सब एक तरह से क्या है आपके, ठीक है, ये एक तरह से बोले जा रहे हैं ये फैक्टर्स हैं आपके, ठीक है, कि कैसे ये एनवायरनमेंट के ऊपर, कैसे ये फ्लोरा के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, राइट। तो माइनिंग को भी क्या बोला जा रहा है, माइनिंग को भी अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर बोला जा रहा है, किस चीज का, डिफॉरेस्टेशन का, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आपको कहीं माइनिंग करनी है, ठीक है, माइनिंग के लिए आपको जगह चाहिए होगी, एरिया चाहिए होगा, अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप वहाँ क्या करोगे, जो आपका फॉरेस्ट उसको आप क्लियर ही करोगे ना, डिफॉरेस्ट ही करोगे ना, तभी तो आप वहाँ क्या कर सकते हो, माइनिंग कर सकते हो। और एज वेल एज आपको तो पता ही है हमारे यहाँ इलीगल चीज भी कितनी सारी होती है, ठीक है। तो वैसे ही माइनिंग, हम पुराने समय की बात करें दैट इज अ डिफरेंट थिंग्स, अब तो होता ही था, तब इतने अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, बट अभी हमारे यहाँ इतने रूल्स एंड रेगुलेशन होने के बाद भी हमारे यहाँ माइनिंग जो है वो बहुत इलीगल तरीके से किया जाता है। ओके
जिसके कारण क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वहाँ के जो माइनिंग होती है ना, तो माइनिंग होती है तो क्या होता है, वहाँ के जो फ्लोरा एंड फोना है ना, उसके ऊपर बहुत ही बोलना चाहिए बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। वो लोग वहाँ से क्या चले हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ जो माइनिंग होती है उसके कारण साउंड आता होगा, तो वहाँ के एनिमल बर्ड्स उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। आप देखते होगे, आप जू के अंदर जाते हो तो वहाँ लिख दिया जाता है कि आपको ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाना है, वहाँ आपको ज़्यादा शोर नहीं करना, राइट? क्योंकि उसके कारण उनको क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, उनको इफेक्ट होता है। वैसे ही इसलिए वहाँ के जो एनिमल्स है तो वो क्या होने लगे, वहाँ से जाने लगे। हम वन बाय वन करके देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ क्या बोला जा रहा है, वैसे ही वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वहाँ एक माइनिंग है जिसके कारण बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो क्या होने लगा है, वो एक तरह से हमें बोलना चाहिए थ्रेटन होने लगा है, ठीक है। वो क्या होने लगा है, थ्रेटन होने लगा है इसकी वजह से, ओके। किसकी वजह से? माइनिंग की वजह से, ओके। तो आपसे पूछा जा सकता है बक्सा टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल में, गॉट इट। अब वो क्या होने लगा है, थ्रेटन बाय दी ओन गोइंग डोलोमाइट माइनिंग। जो डोलोमाइट माइनिंग होती है आपकी, ठीक है, इनलीगल माइनिंग होती है आपकी, या नॉर्मली माइनिंग भी होती है, उसके कारण क्या हो रहा है, वो सीरियसली, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अभी बहुत ज्यादा थ्रेटन में आपके आगे आए बक्सा टाइगर रिजर्व, ओके। Now, it has distributed the natural habitat of many species and blocked the migration route of several other, including the great Indian elephants. ओके जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ के जो फ्लोरा फोना या वहाँ के एनिमल है, वहाँ के प्लांट है, उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओके। तो वहाँ यही बोला जा रहा है, जो बहुत सारे बोलना चाहिए स्पीसीज है, उनका क्या कर दिया गया, उनका जो नेचुरल हैबिटेटेड है वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ठीक है, वो बढ़ गया है। और साथ के साथ में वहाँ जो एक तरह से हम बोल सकते हैं रूट था, या वहाँ जो आपका जो माइग्रेटेड बर्ड्स आती थी, अब उनने भी आना बंद कर दिया। साथ के साथ में वहाँ जो इंडियंस एलिफेंट देखने को मिलते थे, ठीक है, तो वो भी अब नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब वहाँ एनिमल, एज यू नो दैट जो एलिफेंट होता है वो क्या खाते हैं, वो प्लांट्स खाते हैं। तो जब वहाँ फॉरेस्ट ही नहीं है, फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया है, तो वो वहाँ क्या खाएंगे या कैसे अपने आप को मतलब बचाएंगे या सरवाइव कर पाएंगे अपनी लाइफ को, इसलिए वो भी वहां से क्या हो गए, चले गए। तो आप देख सकते हो कि छोटी छोटी चीजों से, भले ये हमें छोटी चीजें लगती हैं, बट वहाँ के जो प्लांट्स है, वहाँ के जो फॉरेस्ट है, या वहाँ के जो एलिफेंट है, उनको मतलब, या एलिफेंट के अलावा वहाँ के जो एनिमल है, उन्हें कितना ज्यादा सरवाइव करना पड़ता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स एक्टिविटी, ओके। जो ह्यूमन बींग की एक्टिविटीज रहती हैं उनके कारण, ये हम बोल सकते हैं जो ह्यूमन बींग का सेल्फिश नेचर है उसके कारण ही क्या करना पड़ता है उन्हें, मतलब बोलना चाहिए उन्हें सरवाइव करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है हमारे कारण, गॉट इट। सो अगर हम इन चीजों से कैसे बच सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, हमें भी पता है माइनिंग जरूरी है हमारे लिए प्रोजेक्ट्स बनाना है, डैम के प्रोजेक्ट्स बनाना है, ये सब बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली बात है ह्यूमन बींग्स के लिए बन रहे हैं, उनके लाइफ ऑफ स्टाइल को अच्छा करने के लिए बन रहा है। बट हमें, जैसे कि हम लिविंग बींग्स हैं, वैसे ही आपको पता है हमारे प्लांट लिविंग बींग्स होते हैं, आपके एनिमल्स जो होते हैं वो भी लिविंग बींग्स होते हैं। तो जितना नेचुरल रिसोर्सेज पे हमारा हक है, उतना उनका भी तो है ना। तो चलो ठीक है, आप उनको पूरा का पूरा हक मत दो, बट कुछ तो हम उन्हें दे सकते हैं ना। तो हमें इस सब चीज को ध्यान रखना चाहिए, हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, आप रिसोर्सेज को आपकी नीड के अकॉर्डिंग यूज करोगे, ग्रीड के अकॉर्डिंग यूज नहीं करोगे, तो आप उसको क्या कर पाओगे, सस्टेन कर पाओगे, ठीक है। इसलिए तो आप देखोगे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में रिसोर्सेज डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। क्यों पढ़ा था? क्योंकि हमें इन सारी चीजों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, ठीक है, बुकिश तौर पे याद नहीं रखना है, इवन हमें कोशिश करनी है कि हम उसको क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, गॉट इट। नाउ योर थर्ड टॉपिक इज कलेक्शन ऑफ फ्यूल वुड एंड ग्रेजिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे, इसे बोला जा रहा है कि जो कलेक्शन ऑफ फ्यूल वुड होता है या ग्रेजिंग होता है, वो भी क्या करता है, एक तरह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक है। आई एग्री कि वो एक तरह से है ना, एक तरह से हम बोलना चाहिए फॉरेस्ट का डिग्रेड होने का ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बट इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना बड़ा आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड आपका क्या होना चाहिए, बोलना चाहिए एक तरह से आपका माइनिंग है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, आपके लिए कोई चीज आपके काम की है, ठीक है, तो आप उसको इस हिसाब से यूज करोगे, ठीक है। आप किस हिसाब से, आपका फोन ही मान लीजिए, आपका फोन है, ठीक है, तो आप उसको इस हिसाब से यूज करोगे कि वो लंबे टाइम तक, थोड़े टाइम तक चल सके,
राइट, वरना आपने 1 महीने में खराब कर दिया, 1 हफ्ते में खराब कर दिया, तो आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे ना कि भैया आपने खराब कर दिया तो हम क्यों दिलाएं, राइट। तो आप उसको इस हिसाब से यूज करोगे कि आप यूज भी कर रहे हो और साथ के साथ में उसको एक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड तक उसको अच्छे से यूज कर सको, मेंटेन कर सको। तो ग्रेजिंग और फ्यूल फूड का जो काम होता है कलेक्शन का, वो भी ऐसे ही होता है, ठीक है। हम देखते हैं कैसा है। मैनी फॉरेस्टर एंड एनवायरमेंटलिस्ट होल्ड द व्यू दैट द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग factor behind the depletion of forest resource are grazing and fuel wood collection। एक्चुअली में यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ ये बोला जा रहा है, यहाँ जो बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं आपके, फॉरेस्टर्स हैं आपके, वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एक तरह से ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्या, कलेक्शन ऑफ फ्यूल वुड एंड ग्रेजिंग, किसके लिए सॉरी, डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए। ओके, नाउ the fact remaining that a substantial part of the fuel fodder demand is met by looping rather than by filling entire tree। ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ठीक है, उनने बोल दिया ये बात कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपका, जो आप फ्यूल कलेक्ट करते हो, फ्यूल को जलाते, वुड कलेक्ट करते हो, वुड को जलाते हो या ग्रेजिंग करवाते हो एंड ऑल, ठीक है। बट अगर आप उसको देखो, ठीक है, या फिर आप उसके ऊपर फोकस करो, तो आप यहाँ ये नोटिस करोगे कि वो इतना बड़ा पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है वो आपका इतना बड़ा पार्ट? क्योंकि आप यहाँ देखोगे कि वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि अगर वो वुड, क्योंकि वहाँ आपको पता है गाँव में अगर हम बात करते हैं या ट्राइब्स एरिया में बात करते हैं तो वहाँ सिलेंडर एंड ऑल ये तो होता नहीं है, तो वो खाना वाना बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात वो उनकी बेसिक नीड्स है, राइट। और जो उनके पेट एनिमल्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ग्रेज करवाने का काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एनिमल्स को खाना नहीं मिलेगा तो उनका जो लाइवलीहुड है वो कैसे चलेगा, है ना। बट वो अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए लूपिंग का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं, लूपिंग का, ठीक है, रेदर देन फिलिंग एंटायर ट्री। इसका मीनिंग क्या बोला जा रहा है आपसे कि फॉर एग्जाम्पल लूपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलो आपके यहाँ फॉरेस्ट या 100 ट्रीज लगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, पहले एक ट्री पे चढ़ेंगे, एक ट्री से उनको जितनी भी नीड होगी उससे वो मान के चलो उन्हें 4-5 लकड़ी के टुकड़ों की जरूरत है, ठीक है। उनको कुछ वुड के पीसेस की जरूरत है, उन्होंने उसको क्या कर दिया, काट लिया। बाकी का बाकी जो ट्री है उसको ऐसा का ऐसे ही रहने देंगे, राइट। आप क्या करेंगे, फिर दूसरी ट्री को ऐसा यूज करेंगे, फिर तीसरी को, चौथी को, ऐसे करते करते वो पूरी 100 ट्रीज का ऐसा यूज करते हैं, जिसके कारण एक ट्री को 1 से 2 इयर्स के लगभग मिल जाता है एंड वो क्या होता है, वो फिर से ग्रो कर जाती है, ठीक है। तो जिसके कारण इतना हार्म नहीं पहुंचता एनवायरमेंट के अंदर, गॉट इट। बट जब हमारी माइनिंग होती है, जब हमारे क्या बोलना चाहिए, एक तरह से डेवलपमेंट फॉरेस्ट बनते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम जो पेड़ होते हैं ना उन्हें जड़ से उखाड़ देते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा एरिया क्लियर कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो माइनिंग हो रही है, तो वो एक साथ 100 के 100 जो ट्री है ना उनको बिल्कुल रूट से उनको हटा दिया जाएगा और वहां कुछ और बना दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि वहां अब कभी भी ट्री नहीं उग पाएंगे, राइट। अब दूसरी साइड क्या है आपका, जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कोई ऐसे लोग हैं विलेजेस के जो कि वुड का यूज करते हैं, ग्रेजिंग का यूज करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो थोड़े थोड़े एरिया से काम चलाएंगे, जिसके कारण वहां फिर से चीजें डेवलप हो सकती है। वहां फॉरेस्ट आपका पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है, राइट। तो इसलिए आपका क्या कहलाया गया है कि कुछ लोग बोलते हैं हमारे एनवायरमेंटलिस्ट की बहुत बड़ा फैक्टर है एक तरह से कलेक्शन ऑफ फ्यूल वुड एंड ग्रेजिंग, बट आप देखोगे कि अगर आपने यही देखा जाए तो सब्सटेंशियल पार्ट है आपका एक तरह से उनके लिए वो, और साथ के साथ में वो लूपिंग की तरह यूज करते हैं, ठीक है। एक दिन एक ट्री के कुछ पेड़ को काटा, मतलब कुछ बोलना चाहिए ब्रांचेस को काटा, फिर कुछ ब्रांचेस को काटा एंड देन तब तक 1-2 साल का वो गैप देते हैं, तब तक वो क्या हो जाता है आपका फिर से डेवलप हो जाता है, राइट, या ग्रो हो जाता है। Now, the forest ecosystem are repository of some of the country's most valuable forest product, minerals and other resources that meet the demand of the rapidly expanding industrial urban economy। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है आपसे कि ऑब्वियसली बात है, अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को अगर हम देखें, या फिर आपको पता ही है, मतलब बोलना चाहिए कि अभी अगर हम बोले कि यहाँ मतलब एक तरह से जो डेवलप कंट्री है या हमारे इंडस्ट्रियल अर्बन सिटीज जो हैं वहाँ के लिए क्या है, ऑब्वियसली बात है वहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, सब बढ़ रही है, तो वहाँ के लिए चीज़ें क्या होती जा रही है,
इंपॉर्टेंट होती जा रही है, ठीक है। इसलिए द कंट्री मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इसलिए जो कंट्री होती है ना उसके जो हमें बोलना चाहिए मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, मिनरल होते हैं या अदर रिसोर्सेज होते हैं, वो क्या करते हैं, डिमांड को मीट करते हैं, ठीक है। जो भी डिमांड है उनको क्या करते हैं, कहाँ से पूरी करने का काम करते हैं, ठीक है। बट हम ये देखते जा रहे हैं साथ के साथ में, उसके साथ के साथ में क्या होता जा रहा है, रेपिडली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी, और उसके साथ साथ आपका एक्सपैंड होता जा रहा है क्या, इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी भी। गॉट इट। ऑब्वियसली बात है, कोई भी रिसोर्सेज हो तो उससे बेनिफिट तो होंगे ही ना। Now, this protected area does mean different thing to different people and therein lies the fertile ground for conflict. Okay? इसी के कारण देख के बोला जा रहा है या चीज़ों को हमने देखा, किसी को लगता है कि जो ग्रेजिंग होती है या वुड बोलना चाहिए, फ्यूल वुड का जो यूज़ किया जाता है वो सबसे बड़ा रीज़न है इसके पीछे। कुछ लोगों को लगता है माइनिंग बहुत बड़ा रीज़न है। तो ऐसे डिफरेंट लोगों का क्या है, थॉट्स है, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ओके, अब हम देख सकते हैं एक तरह से कि हमारा और भी इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसके कारण जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हैबिटेटेड डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर आर फैक्टर्स, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कितने सारे फैक्टर्स बोल दिए गए हैं कि जिसके कारण क्या हो रहा है, इन सारे फैक्टर्स के कारण आपका क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रही है आपकी इंडिया की बायोडाइवर्सिटी। गॉट इट। तो हम किसी एक फैक्टर को रीजन नहीं दे सकते, ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि किसी एक की वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, वहाँ सबका ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कुछ लोगों का ऐसा है कि कम कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे एनवायरमेंट को या बायोडाइवर्सिटी को कम करने में, और कुछ लोगों का बहुत बड़ा रोल है। ओके, other important causes of environment destruction are unequal access, inequality, consumption of resources and differential sharing of responsibility for environmental well-being, ठीक है। अब साथ के साथ में वो तो हमने देख लिया, हंटिंग एंड आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑल, ठीक है, वो तो एक तरह से आपके फैक्टर्स थे, कॉजेज थे, बट इसके अलावा भी कुछ आपके क्या है, कॉजेज है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो क्या है, एक तो जो अनइक्वल एक्सेसिबिलिटी दी गई है आपकी, ठीक है। मतलब यहाँ क्या बोला जा रहा है, एक तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ अनइक्वल एक्सेस की बात क्यों की गई है, देयर इज ऑल्सो रीजन, ठीक है। अनइक्वल एक्सेस मतलब कि ऑब्वियसली बात है वही लोग उन चीजों को या फिर हम बोल सकते हैं रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे जिनके पास पैसा है, राइट। अब जिनके पास एक्सेस ही नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो उस चीजों को कैसे यूज कर पाएंगे, इसलिए अनइक्वल एक्सेस का बोला गया है। सेकंड चीज क्या बोली गई है आपको, जो सेकंड कॉजेस बोला गया है वो क्या बोला गया है, एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन का, आपका इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, अब हम देखेंगे इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, आपका मान के चलो आपका दो घर है, राइट। ओके, दो हाउसेस है, एक में आपके 5 मेंबर्स रहते हैं एक फैमिली के अंदर, दूसरी फैमिली के अंदर भी 5 मेंबर है। ओके, जो एक फैमिली है दोनों एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्सेज को। ओके, मतलब दोनों के पास फैसिलिटी है कि दोनों इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट एक जो है, एक घर वो ऐसा है, एक फैमिली ऐसी है, जो एक हाउस है वो ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है, और दूसरा जो हाउस है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, राइट। अब जो लोग बहुत ज्यादा रिच है उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि कितना बिल आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उन्हें से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है या बहुत सारा पैसा है उनके पास, राइट। तो वो क्या करेंगे, वो सोच समझ के इलेक्ट्रिसिटी को खर्च नहीं करेंगे, राइट। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनको कोई टेंशन ही नहीं है कि ठीक है हमारे इस कमरे में भी एसी चल रहा है, उस कमरे में भी एसी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, साथ के साथ में फैन भी चल रहा है, 4 लाइटें भी जला रहे हैं, हर चीज चल रही है उनके यहाँ, ठीक है, क्योंकि उन्हें पैसों का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इशू ही नहीं है, तो उन्हें ये भी नहीं लगता कि कितना हमारा बिल आएगा, जिसके कारण वो रिसोर्सेज का कैसा कंजप्शन कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग कंजप्शन कर रहा है, ठीक है। अब यही दूसरी फैमिली है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, वो बहुत ज्यादा रिच नहीं है। ओके,
अब वो मिडिल क्लास लोग हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उन्हें जितनी नीड होती है ना उतनी ही चीज़ों का वो यूज़ करते हैं, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे उसके कारण हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, राइट। इसलिए वो क्या करते हैं, वो सोच समझ के यूज़ करते हैं। तो यही इसी के कारण क्या होता है, जो रिसोर्सेज ऑफ कंजर्वेशन है ना वो क्या हो जाता है आपका, कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं बहुत कम हो जाता है। अगर ये तो क्या गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट चाहे तो इसके लिए कुछ बोलना चाहिए आपके, एक तरह से क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आ सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि वो बोले कि कोई गरीब हो अमीर हो, आई डोंट केयर अबाउट इट, आपको 1000 यूनिट्स पर मंथ जलाने, मतलब इससे ज़्यादा नहीं आपको बिजली जलानी है, 1000 के अंदर ही आपको जलाना है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आए, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन आए, तो मे बी जो इनइक्विलिटी है कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज की, वो क्या होती है, काफी हद तक कम हो सकती है, राइट। अब साथ के साथ में क्या बोला जा रहा है, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेल बीइंग, ठीक है। अब साथ के साथ जो एनवायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी क्या हो रही है, डिफ्रेंशिएट कर रही है, राइट। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं तो वो ट्रीज भी लगाते हैं और बहुत सारी चीजों को ध्यान देते हैं, बट कुछ लोगों को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। गॉट इट एवरीवन? नाउ overpopulation in third world country is often cities as the cause of environmental degradation, ठीक है। अब साथ के साथ में क्या बोला जा रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कॉज बोला जा रहा है, वो क्या बोला जा रहा है, ओवर पॉपुलेशन बोला जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन ज्यादा होती जाएगी, ह्यूमन बीइंग ज्यादा होते जाएंगे, तो कंजप्शन भी क्या होगा आपका, रिसोर्सेज का ज्यादा होगा, हर मतलब हर फैक्टर में, ठीक है, हर फील्ड में, ओके। आपको रहने के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए होगी, आपके यहाँ की यूटिलिटी बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन किसी भी कंट्री का बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई, ओके। नाउ अब इसके बेसिस पे एक और एग्जांपल आपका दिया जा रहा है, साथ के साथ में आप देखोगे कि हम इसको इस कैटेगरी से भी मतलब बोलना चाहिए, एक तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं डेवलप और अंडर डेवलप कंट्री, राइट। अब उसमें क्या होगा, जो डेवलप कंट्री होंगी ना, और ये तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा डेवलप कंट्री होंगी ना उतना ही ज्यादा वो रिसोर्सेज का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि कंट्री डेवलप है आपकी, तो आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है। अब ये सारी चीजें अच्छी, तो ऑब्वियसली बात है आप जो अंडर डेवलप कंट्री है ना उनके कंपैरिजन में रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करेंगे। गॉट इट? यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है आपका, हाउ एवर एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज देन द एवरेज सोमेलिनिया, ठीक है। अब यहाँ दो कंट्री का एग्जांपल दिया गया है कि आप सोमेलिनिया को देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में जो अमेरिकन है वो 40% ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करते हैं, बिकॉज अमेरिकन इज अ डेवलप कंट्री। अब वो डेवलप कंट्री है तो वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, टेक्नोलॉजी है तो ऑब्वियसली बात है वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी को यूज करना एंड ऑल, ये सारी चीजें कहाँ से हो रही है, रिसोर्सेज से ही हो रही है। और साथ के साथ में वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो लोग बागों को इतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप देखोगे कि वहाँ 4 व्हीलर होना, दो 4 व्हीलर होना सबके घर में बहुत ही कॉमन बात है, मतलब कॉमन क्या, बहुत, जैसे हमारे यहाँ 2 व्हीलर होना एक तरह से बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है। आजकल तो 4 व्हीलर भी होने लगी, बट अभी भी हमारे यहाँ हर घर में 4 व्हीलर नहीं मिलेगी, लेकिन 2 व्हीलर जैसे देखा जाए तो मैक्सिमम जगह मिल जाती है, राइट। बट वहाँ हर घर में हर जगह 4 व्हीलर होती ही है एक तरह से, ओके। तो ऑब्वियसली बात है, आप 4 व्हीलर है तो आप पेट्रोल का तो यूज करोगे, फ्यूल का ज्यादा यूज करोगे, तो वो लोग क्या यूज कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं कंपैरिजन टू अंडर डेवलप कंट्री, ठीक है। नाउ वैसे ही आपका क्या बोला जा रहा है, ये तो हमने दो कंट्री का एग्जांपल लिया था। अब अगर हम यहाँ बात कर सकते हैं हमारे इंडियंस के बारे में, ठीक है, कि इंडियंस में हम क्या देखते हैं, हमारी सोसाइटी एक तरह से, जैसे कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उसमें तो कास्टिज्म के अंदर डिवाइड थे, ठीक है। बट अगर हम यहाँ ज्योग्राफी एंड ऑल पढ़ रहे हैं तो यहाँ कास्टिज्म का रोल नहीं है। यहाँ किसका रोल है आपका, यहाँ रोल है आपका रिचेस्ट पीपल का और पुअरेस्ट पीपल का, ठीक है। प्योरेस्ट एंड रिचेस्ट का यहाँ क्या है आपका रोल है, मतलब कि ऑब्वियसली बात है जितना रिच इंसान होगा वो उतना ही ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करेगा, और जितना पुअर इंसान होगा, गरीब इंसान होगा, उतना ही वो कम रिसोर्सेज को, मतलब उतना ही वो रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था इलेक्ट्रिसिटी वाला, लाइक दैट, ओके। तो सिमिलरली द रिचेस्ट 5% of Indian society probably cause more ecological damage because of the amount they consume than the poorest
25%, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है एक तरह से कि जैसे कि हमने उन दोनों के बीच में अमेरिकन एंड उनके बीच में, दो कंट्री के बीच में जैसे हमने डिफरेंशिएट देखा था, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो रिचेस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या है 5% ऑफ द इंडियन सोसाइटी, 5% इंडियन सोसाइटी के कॉज मोर इकोलॉजिकल डैमेज, वो ज्यादा डैमेज कर रहा है हमारे इकोलॉजिकल बोलना चाहिए हमारे इन्वायरमेंट को। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, भले ही रिच लोग हमारे यहाँ कम है 5% है, लेकिन वो इतना ज्यादा चीजों को या इतना ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करते हैं कि जितना आपके पुअर लोग नहीं कर पाते, राइट। टू फार्मर्स शेयर मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, आप देखते होंगे फार्मर शेयर्स जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं एनवायरमेंटल की, ठीक है। तो ये भी एक तरह का बहुत बड़ा रोल है, आपको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर क्या करें, निभाएं, प्रॉपर फुलफिल कर लें, तो मे बी जो हमारा एनवायरमेंट इतना ज्यादा डैमेज हो रहा है वो कम हो सके, राइट। नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द हिमालयन यूक इन ट्रैवल, ठीक है। ये आपके बुक के अंदर एक तरह से कैसे स्टडी दी गई है, हम बोल सकते हैं इसके बारे में हमें बताया गया है कि कैसे ये पहले हमारे इंडिया कंट्री के अंदर कितने सारे होते थे और अब कैसे वो दिन पे दिन एक्सटेंड होते जा रहे हैं, गॉट इट। सो द हिमालयन यूक, जिसको क्या बोला है, जिसका साइंटिफिक नेम है आपका टेक्सस वैलेशियाना, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, इज अ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये एक तरह का मेडिकल आपका प्लांट बोल सकते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे एरिया में वेरियस पार्ट में देखने को मिलता था, ठीक है। अ केमिकल कंपाउंड called Taxol is extracted from the bark, needle, twigs and root of this tree. Okay, अब क्या बोला जा रहा है यहाँ आपका, ये जो केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है टेक्सोल, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है आपका, ये जो आपका बोलना चाहिए प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, ये जो आपका वो आपका कहाँ फाउंड होता है, वो आपका हम बोल सकते हैं माउंटेन एरिया हो गया आपका, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इधर के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में वहाँ मिलता है, राइट। अब ये जो इसका क्या बोला जा रहा है, इसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है, ओके। वो किसके लिए ट्रीट किया जाता है, मैं आपको आगे भी बताऊंगी, कैंसर के लिए वो यूज होता है, ठीक है, एज अ हम बोल सकते हैं उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, राइट। तो ये जो केमिकल कंपाउंड है ना, उसमें एक मतलब सॉरी, ये जो प्लांट है ना उसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका नाम है टेक्सोल, ओके। ये जो टेक्सोल है ना, वो आपका बार्क हो गया, निडल्स हो गए, ट्विग्स हो गए एंड रूट्स ऑफ द ट्री से हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। बार्क का मतलब होता है वो छाल जो होती है आपकी ट्री की, ठीक है। निडल्स मतलब कि जो लीव्स होती है ना आपके पेड़ की, बट इसकी जो लीव्स होती है ना, वो पत्तियां जो होती है ना, वो बहुत एक तरह से निडल शेप की रहती है, लाइक दैट, ठीक है। ट्विग्स मतलब कि जो उसकी डंठल या फिर हम बोल सकते हैं तनी टाइप की लाइक रहती है वो, और रूट्स जड़, इन सब के अंदर ये केमिकल कंपाउंड मिलता है, ओके। नाउ and it has been successfully used to treat some cancer. The drug is now the biggest selling anti-cancer drug in the world. Okay? और साथ के साथ में आप देख सकते हो ये जो आपका केमिकल है ना, वो किसके लिए यूज किया गया है, कुछ कैंसर्स के अंदर इसका यूज होता है, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज होता है। तो आप समझ सकते हो कि कैंसर कितनी बड़ी डिसीज है, अगर उसको सही करने के लिए इसका यूज होता होगा तो ये कितना बड़ा, मतलब हमें बोलना चाहिए कितना ज्यादा मतलब यूजफुल हमारे लिए प्लांट है, राइट। बट अब इसका क्या है, इसका एक डिसएडवांटेजेस भी, ये हमारे लिए यूजफुल है, आई एग्री, बट अब ये जो ड्रग है, ठीक है, ये जो केमिकल कंपाउंड है जिससे कि आपकी दवाई बनी, ड्रग बना, जो क्या हो रहा है, बिगेस्ट सेलिंग है, ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि ये एंटी कैंसर ड्रग का काम करता है, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर, इसलिए तो अब सारे कंट्रीज को ये चाहिए, हमारे इंडिया को भी ये चाहिए, तो जिसके कारण इसका यूज क्या होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, ओके। जिसके कारण अब इस जो ये स्पाइसेस है, ठीक है, सॉरी स्पीसीज है, ये जो प्लांट है उसका हम क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है हम इसको सेल करते जाए और हमारे यहाँ की इकोनॉमिक अच्छी होती जाए या लोगों के पास पैसा आता जाए, राइट। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, अब हम इसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, जिसके कारण ये क्या हो रहा है,
हमें एक तरह से बोलना चाहिए द स्पीसीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ये जो स्पीसीज है वो क्या होता जा रहा है, थ्रेट के अंदर आता जा रहा है बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन। गॉट इट? इन द लास्ट वन decade thousands of yew tree have dry up in various part of Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. Okay, सो बच्चा यहाँ क्या बोला जा रहा है, अगर आप यहाँ देखते हो, ठीक है, आप नोटिस करते हो, आप यहाँ देखोगे लास्ट 1 डिकेड, ठीक है, 1 डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स के करीब, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है आपका, सो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स से आप देखोगे तो यहाँ जो हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश में ये जो प्लांट पाया जाता है, ये जो ट्री पाई जाती है, उसको क्या करा जा रहा है, उसको 10 ईयर्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्री को क्या कर दिया गया है, सुखा दिया गया, ठीक है, ड्राई अप कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसका यूज जो है वो मतलब ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज इसकी सेलिंग बहुत ज्यादा है, राइट, जिसके कारण क्या होता जा रहा है, ये थ्रेट के अंदर आता जा रहा है। ओके, नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या, इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। अब हम देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट्स होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट का। ओके, सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू। ठीक है, ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है या वाइल्ड लाइफ का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इट इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू। ठीक है, ये सिर्फ बायोलॉजिकल इशू नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ओके, सो जैसे कि अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें एक तरह से और क्या क्या इशू है या क्या क्या कॉजेज हैं, तो लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो पहला आपको क्या बोला जा रहा है, लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सच लॉसेस हैव इंक्रीजिंगली marginalized and improvised many indigenous and other forest dependent communities who directly depend on various components of the forest and wildlife for food, drink, medicine, culture, spirituality, etc. तो आपको इससे क्या समझ में आया, यहाँ क्या बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू। ये सिर्फ बायोलॉजिकल इश्यूज नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे बोलना चाहिए एक तरह से रीजन है, ठीक है, या कॉजेज हैं या फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपका क्या हो रहा है, एक तरह से डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ हो रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फर्स्ट जो बताया था लॉसेस ऑफ कल्चर एंड डाइवर्सिटी। ओके, तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि ये जो आपके बोलना चाहिए एक तरह से फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज होती है। ठीक है, फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज आपकी क्या होती है, फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह से हमारे ट्राइबल्स जो होते हैं ना, उनकी हम बात कर रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। तो एज यू नो दैट जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है ना, वो मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड होती है, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होती है, राइट। ये फॉरेस्ट को ही सब कुछ मानते हैं अपना, ठीक है, क्योंकि उनका लाइवलीहुड हर चीज उनकी फॉरेस्ट से ही चलती आ रही है। ठीक है, उनका पूरे का पूरा जिंदगी ये वो जिस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं या सब कुछ कर रहे हैं वो किसके ऊपर है, वो पूरी की पूरी फॉरेस्ट के ऊपर है उनके। ओके, तो अब क्या होता है, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली करते हैं एक तरह से हम लोग। अब हम क्या करते हैं कि हम फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा यूज करती है, तो उसके कारण क्या होता है, उन लोगों की लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि कोई आपके एरिया में, एरिया क्या, आपका घर है, ठीक है, घर के अंदर कोई किसी ने आपका धीरे धीरे करते करते कुछ पोर्शन लिया, फिर कुछ पोर्शन लिया, ऐसा लेता जाएगा तो आपके ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना, राइट। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है एक तरह से वो उनका क्या है, आपका